आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 ये है। एवरी क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसमें आपको अगर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, सिर्फ यही वीडियो नहीं, इसका पार्ट वाइज वीडियो आएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 35 में 35 आसानी से ला सकते हैं। होता क्या है कि सिर्फ सोचिएगा कि रट कर हम केमिस्ट्री या फिजिक्स हो या चाहे मैथ हो, सिर्फ रट कर हम नंबर ला ले, तो वो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये 10th बोर्ड नहीं है, ये 12th का है। और 12th में क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है, मान में चेंजिंग देखने को मिलेगा, इसलिए समझना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो पूछा हुआ सबसे पहले बोर्ड में क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब देखो, जितना भी धातु होता है ना, लगभग धातु जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है। हम लोग बात करते हैं धातु, हम लोग को डायरेक्ट कोई धातु नहीं मिल पाता है। वो धातु किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ क्या होता है, किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। वो फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें से एक ही ऐसा धातु है जो फ्री अवस्था में देखने को मिलता है, और वो जो है वो सोना होता है, गोल्ड होता है, जिसको हम लोग Au के नाम से जानते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन का बात करेंगे तो ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं देखने को मिलता है। हमेशा ये गोल्ड भी, जो गोल्ड है, ये भी हमेशा मुक्त अवस्था में नहीं देखने को मिलता है, फ्री अवस्था में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं फ्री अवस्था में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये किसी न किसी यौगिक का अयस्क भी देखने को मिलता है, लेकिन ये फ्री अवस्था में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सब बाकी जो है कभी भी फ्री अवस्था में देखने को नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। बस ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन को रख रहे हैं, जिसको इंग्लिश वाले भी कोई है तो उनको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए दोनों में हम क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। पहले इंग्लिश हिंदी वाला को यहाँ पर लेते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया है कि इसमें से निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। बोला है सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ों के जब हम पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए थे कि दोनों क्या होता है। और खनिज का बात करते हैं, जो भी खनिज पदार्थ बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये किसी भी जमीन से जब खोद के निकाला जाता है, जब जमीन से खोद के निकाला जाता है कोई भी पदार्थ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें धातु का मात्रा होता है, जिसमें धातु का मात्रा होता है। प्राकृतिक में उपलब्ध अकार्बनिक पदार्थ भी होता है, ठीक है। इसमें कुछ रासायनिक विशिष्ट गुण पाया जाता है। तो जो भी पदार्थ खोद के निकाला जाता है जमीन के अंदर से, जिसमें कुछ रासायनिक गुण होता है, जिसका हम लोग उपयोगी होता है हम लोग के लिए, वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। अब अयस्क क्या होता है, तो अयस्क एक प्रकार के खनिज ही होता है। अयस्क क्या होता है, एक प्रकार का खनिज ही होता है। लेकिन अयस्क उसको बोलते हैं जिसमें धातु का मात्रा विद्यमान होता है। मतलब वैसा खनिज जिसमें धातु का मात्रा हो, जिसमें धातु हो, वैसा खनिज जिसमें धातु हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो उस खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं, उस खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा हो। तो कहने का मतलब ये है कि सारा अयस्क क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं कहलाएगा। सारा अयस्क को हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं कि अयस्क को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अयस्क को हम लोग ओर कहते हैं, ओर्स कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। इसको हम लोग मिनरल कहते हैं। तो इसमें कार्बनिक अकार्बनिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब ये सब जितना भी निकलता है ये अकार्बनिक ही पदार्थ होता है। तो बेसिकली यही होता है कि जो खनिज हो गया,
अयस्क जो हो गया वो खनिज कहलाएगा, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी अयस्क क्या है, खनिज है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सारे खनिज अयस्क नहीं कहलाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, तो एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। खनिज ही अयस्क होता है, खनिज ही अयस्क होता है, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया। एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता, अयस्क तो खनिज होता ही है, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित धातुओं का निष्कर्षण विद्युत धातु कर्म का उपयोग किया जाता है। किस धातु का निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म, जिसको मेटोलॉजिकल कहते हैं, तो ये इसका प्रयोग किस धातु को निष्कर्षण में किया जाता है। तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं तो अलग अलग तरीका होता है धातु का निष्कर्षण करने का। अच्छा, धातु का शुद्धिकरण या निष्कर्षण हम लोग बोलते हैं। तो धातु का निष्कर्षण का मतलब होता है कि जो अयस्क होता है उससे हम लोग धातु क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस अयस्क से धातु निकालने का पूरा प्रोसेस हम लिखवाए थे। अयस्क से धातु निकालने का, निष्कर्षण करने का पूरा प्रोसेस लिखवाए थे कि किस प्रकार से हम लोग अयस्क से धातु निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण कर लेते हैं। जब अयस्क का सांद्रण हो जाता है तब उस अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। अयस्क का सांद्रण करने का अलग अलग विधि अपनाते हैं। अयस्क का सांद्रण करने का अलग अलग विधि अपनाते हैं। अयस्क का सांद्रण का मतलब होता है कि अयस्क में जो बेकार पदार्थ है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हटा देते हैं। जो बेकार के पदार्थ उसको हटा देते हैं और सांधन के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांधन के बाद उसका हम लोग धातु के ऑक्साइड में बदल लेते हैं। और जब धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तब उससे हम लोग धातु में बदलते हैं, तब उसको क्या करते हैं, धातु में बदलते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, धातु का शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस होता है क्या करने के लिए, तो धातु का निष्कर्षण करने के लिए, धातु का निष्कर्षण करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसका बात हो रहा है, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि हम लोग कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत धातु कर्म में यूज करते हैं, मतलब विद्युत का प्रयोग करते हैं धातु का निष्कर्षण करने में। तो हम लोग ये बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सोडियम होता है, इनमें जो सोडियम होता है इसी का हम लोग विद्युत का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। हम लोग पता है कि हम लोग एक कंटेनर को लेते हैं और इस कंटेनर में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगा के इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें घोल डालते हैं किसका, NaCl का। इसी से हम लोग सोडियम अलग करते हैं। NaCl का जैसे ही घोल डालते हैं तो ये प्लस वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये माइनस वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, घोल में टूट जाता है। जैसे ये नमक है तो ये घोल में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na पर प्लस आएगा, इस पर Cl माइनस आएगा। तो Na प्लस किस वाला इलेक्ट्रोड पे जाएगा, जो माइनस वाला, तो इस पर जाके ये जमने लगता है Na वाला। तो सोडियम इस पर जम जाता है, जिससे हम लोग सोडियम क्या कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं। तो सोडियम में हम लोग विद्युत का यूज करके हम लोग सोडियम को अलग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अलग अलग अगर बात करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग विशेष लोहा का निष्कर्षण, तो लोहा का निष्कर्षण आमतौर में क्या कहाँ पे किया जाता है, तो लोहे का भट्टी में किया जाता है, लोहे को अयस्क को गर्म करने में। लेड का, तो लेड जो शीशा होता है, तो ये भी हम लोग शीशा अयस्क से इसको गर्म करके निकाला जाता है। तो अलग अलग तत्व होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग धातु को बाहर निकालते हैं। तो यही तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अलग अलग धातु उपस्थित, ऐसा अयस्क बताना है। देखो अयस्क का एक टेबल हम लिखवा दिए थे। अयस्क का क्या किए थे, टेबल लिखवाए थे। अगर उस टेबल में जाइएगा सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसा अयस्क बताना है, ऐसा अयस्क बताना है जिसमें क्या हो,
एक से ज़्यादा धातु हो, एक से ज़्यादा मतलब इसमें दो अलग अलग धातु देखने को मिले। अगर हेमेटाइट का बात करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का सबसे पहले सूत्र याद रहेगा तभी जाकर हम लोग कर सकते हैं। सूत्र याद नहीं रहेगा तो हम लोग उससे नहीं पता कर सकते। तो हेमेटाइट का बात करते हैं तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, इसको क्या कहते हैं Fe2O3। अगर हम गैलेना का बात करते हैं तो गैलेना का अगर बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, तो गैलेना में हम लोग गैलेना को लिखते हैं, एक मिनट, गैलेना को हम लोग क्या लिखते हैं, तो गैलेना में क्या होता है, तो गैलेना एक जस्ता होता है। गैलेना का जो गैलेना का हम सूत्र भूल रहे हैं, क्या होता है, गैलेना अच्छा ठीक है, गैलेना का भी छोड़ते हैं। तीसरा है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का अगर देखेंगे तो मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है, मैग्नेटाइट है ठीक है, तो मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है वो होता है Fe3O4 और एक है कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र देखेंगे तो कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2। तो ये कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। और एक रह गया का होता है Pb, लेड होता है और यहाँ पर सल्फर होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अब ये सब चीज़ याद रख सकते हैं। सब चीज़ याद रखने का मतलब क्या है कि हेमेटाइट में सिर्फ कौन सा धातु आ रहा है, आयरन आ रहा है। गैलेना में कौन सा धातु आ रहा है, लेड आ रहा है। मैग्नेटाइट में कौन सा धातु आ रहा है, आयरन आ रहा है। ये सब तो धातु नहीं है ना, सल्फर ऑक्सीजन। और कॉपर पाइराइट में यहाँ पर कॉपर एक धातु आ रहा है और एक आयरन धातु आ रहा है। तो इसमें दो प्रकार के धातु आ रहा है। तो पूछा है वही कि दो अलग अलग धातु उपस्थित है, तो किस दो अलग अलग धातु उपस्थित है, तो कॉपर पाइराइट में दो अलग अलग धातु उपस्थित है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कि ये जो भी अयस्क का नाम लिखे है, इस अयस्क का सूत्र पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग बता सकते थे कि कौन सा धातु इसमें उपस्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे जो पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला है कि जो तत्व दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसमें किसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बताना है, किसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस पर चर्चा करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं 1s2 2s2 और 2p। p में कितना है, ये XYZ में p में हम लोग जानते हैं कि XYZ में इलेक्ट्रॉन जाता है, एक x में जाता है, एक y में जाता है, एक z में जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2p3। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 7। 7 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है, 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है। इसलिए किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो नाइट्रोजन का है। बस यही बताना था, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इस पर 2 2 4 1 2 3, तो टोटल यहाँ पर 7 हो रहा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 8 गो होगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का एक ही होता है तो 1s1 हो जाता है। फ्लोरीन का लिखेंगे तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p9 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p5 हो जाएगा, तब ना 9 होगा, 2p5 हो जाएगा। ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत डिटेल में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूलने वाला चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भूल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो देख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये तो याद ही रखना है, लिखवाए भी थे इसको जब हम पढ़ा रहे थे, इस क्वेश्चन को लिखवाए भी थे। ये हंसने वाले गैस किसको कहते हैं? हंसने वाले गैस का क्या नाम है? बस इसको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसका आंसर डायरेक्ट हम लिख देते हैं। हंसने वाले गैस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हंसने वाले गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। हंसने वाले गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। सात नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? कौन सबसे ज्यादा मजबूती से जुड़े? तो वही सबसे ज्यादा मजबूती से जुड़ता है जिसके बीच के त्रिज्या क्या होता है? कम होता है। जिसका परमाणु के त्रिज्या कम होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसका देखा जाए तो ये जितना भी तत्व दिया हुआ है, ये कौन सा तत्व का एलिमेंट है? तो ये कौन सा वर्ग का एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ये चीजें हम लोग बता सकते हैं। तो अगर ये ग्रुप का बात करते हैं, वर्ग का बात करते हैं, तो ये 16 वर्ग के हम लोग तत्व पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 16। इस 16 वर्ग के क्या है? सारे के सारे तत्व है, एलिमेंट है। 16 वर्ग के एलिमेंट में बताया गया कि ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलियम होता है, सेलियम को एस से दर्शाते हैं, और टेल्युरियम होता है, टी से दर्शाते हैं। उसके बाद पोलोनियम होता है, जिसको हम लोग पीओ से दर्शाते हैं। यही 5 तत्व होता है ग्रुप 16 में। इसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब इसमें जब बताया जाता है तो इसमें हम लोग ये भी चीजें चर्चा में लाते हैं कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो मजबूती से जुड़ता है, इसमें जब जो यहाँ पे अणु का निर्माण करता है, मतलब O2 का निर्माण करेगा, H2 का निर्माण करेगा, Hc2 का निर्माण करेगा, Tu2 का निर्माण करेगा, वैसे पीओ के, लेकिन 4 दिया तो 4 को हम लोग देखते हैं। ये जब अणु का निर्माण करते हैं तो ये आपस में जब जुड़ता है तो सबसे ज्यादा जो मजबूती से जुड़ता है वो ऑक्सीजन जुड़ता है, फिर H2 जुड़ेगा, Hc2 जुड़ेगा, और तब जाके Tu2 जुड़ेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो बंध ऊर्जा होता है किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। और फिर किसका होता है? तो सल्फर का होता है। तो यही चीजें टेबल याद रखना है। तो वर्ग में याद रख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर वर्ग में क्या होता है? ऊपर से, तो ऊपर के नीचे की ओर क्या होता है? बंध ऊर्जा का मान घटता है। बंध ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज्यादा जो बंध ऊर्जा होता है किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना है कि ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था बोला जाता है कितना होगा? किसका? Na का, निकेल का। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाला जाता है? तो ये जो यौगिक है ये एक प्रकार का क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो समन्वय यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग Na का क्या करना है? ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। तो इसके लिए बताया गया था कि इसमें जो होता है
इसमें जो होता है, जो पहला होता है ये धातु होता है, दूसरा जो होता है यहाँ पर लिगेंड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? लिगेंड लिखा रहता है। और सारे लिगेंड का हम लोग का उस पर का चार्ज पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। जितना भी लिगेंड होता है उस पर चार्ज क्या क्या होता है, ये बातें याद होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्या कर पाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाते हैं। लिगेंड का बात करते हैं तो लिगेंड के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कितना प्रकार का लिगेंड हम पहले भी लिखवाए थे, और जिसको अगर नहीं पता है ये लिगेंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लिगेंड पर चार्ज लिख सकते हैं। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है? तो न्यूट्रल का मतलब है, न्यूट्रल का यहाँ पर मतलब है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। जितना भी यहाँ पर लिगेंड दिया हुआ है NH3H2CO, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब है। और मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब ये -1 वाला चार्ज वाला, ये सारे लिगेंड यहाँ पे लाइन से दिया हुआ था। ये सब लिगेंड जो भी आएगा इसका क्या होगा, -1 चार्ज होगा। फिर यहाँ पर 2 न्यूट्रल वाला दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे -2 वाला दिया हुआ है। तो इस पर चार्ज ध्यान में होना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। अगर चार्ज नहीं पता रहेगा तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल नहीं सकते। यहाँ पर लिगेंड का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर यूपीएससी नाम लिखने के लिए जो लिगेंड का नाम यूज किया जाता है वो नाम यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे एक दो शब्द और यूज किया गया है, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जो एक ही ओर से जुड़ सकता है, और बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है वैसा लिगेंड जो 2 तत्व से इसको क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है। केंद्रीय धातु परमाणु से 2 ओर से ये क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन में आया है वो CO आया है, और CO पर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या है, 0, कोई भी चार्ज उस पर CO पे नहीं होता है। और जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो उस केस में उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो इसका निकालने का तरीका क्या है। अब देखो, इसमें कोई ऊपर का यहाँ पर कोई ब्रैकेट देकर इस पर कोई चार्ज नहीं दिया है, मतलब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, निकेल को हम x मान लेंगे जिसका निकालना है। 4 को CO है तो 4 लिख देंगे, और CO पर चार्ज कितना है, 4 गुने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बराबर में टोटल इस पर कुल पे चार्ज क्या है, 0 है, कुछ नहीं दिया तो वो भी क्या है, 0 है। तो यहाँ x + 0 = 0 हो गया, तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका अगर ऑक्सीकरण अवस्था का बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोलर विद्युत चालकत्व के बारे में बताया गया था, एक फार्मूला भी लिखवाया गया था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मोलर विद्युत चालकत्व का बात करते हैं तो बिलियन के अंदर जो चालकत्व होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो जो बिलियन में आयन का निर्माण होता है उस पर डिपेंड करता है। जो बिलियन में आयन का निर्माण होता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो असल में हम लोग की ये एक सामान्य यौगिक दिया हुआ है, और इसके अंदर का आयन हम लोग को दर्शाना है, बाहर का आयन नहीं देखना है। तो अंदर का आयन देखेंगे तो इसमें अंदर में कोई भी आयनिक यौगिक नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये NH3 है, जिस पर इसका न्यूट्रल चार्ज होता है। इस पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। और यहाँ पर एक Cl आया हुआ है, तो मतलब एक -1 दिख रहा है। यहाँ पे ये 2 -1 दिख रहा है, इस पर तो न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे 3 -1 दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा आयनित ये होगा, जो सबसे ज़्यादा आयनित होता है उसी का विद्युत चालकत्व क्या हो जाता है, अधिक होता है। तो इसी कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया ऑप्शन डी होगा। किस कारण से हुआ, इसलिए इसका जो आयन का मात्रा है इसमें ज़्यादा है। इसमें गलती हो गया है, हम यहाँ आयन का बात कर रहे थे। तो आयन मतलब कैसे बनता है, यहाँ पर अगर सामान्य यौगिक का आयन बनाया जाता है तो यहाँ पर सामान्य यौगिक का जो आयन बनेगा Pt, पहला वाला जो है Pt NH3 6, ये क्या होता है, जो C पर कितना Cl4 है तो इसके ऊपर क्या आएगा
4 प्लस आएगा, Cl के ऊपर क्या आएगा 4 माइनस आता है। तो इस तरह से ये टूटता है। तो इस पर इसके ऊपर यहाँ पर 4 प्लस आया, अगर इसको तोड़ेंगे तो इस पर +3 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो इस पर +2 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो इस पर +1 आएगा, Cl पर -1 आएगा। तो इस तरह से ये ब्रेक डाउन होता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं सबसे आयनित कौन हो रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा आयनित यही हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा आयनित होता है वही उसी का विद्युत चालकत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मोलर विद्युत चालकत्व सबसे उसी का अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी प्रकार से डेली आप लोगों को वीडियो दिखेगा। ये पार्ट 1 था, ऐसे पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना सारा डिस्कस कर दिया जाएगा कि आपको फिर नंबर लाने में, अभी से कि 70 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आधा आसानी से आप बता सकते हैं। तो आसानी से आप लोग 35 में 35 ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको वीडियो 1 बाय 1 देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।